लगाकर रूही को एक फोन लाकर उसके हाथ में पकड़ा ही दिया था। रूही काफी खुश थी, अब वो आसानी से अपना काम कर पाती। लेकिन तभी चिराग ने उससे उसका फोन मांग लिया। रूही फोन उसके हाथ में पकड़ाते हुए मन ही मन सोचने लगी, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इसने, कितनी मुश्किल से ये फोन मिला था। चिराग रूही का फोन अपने हाथ में लेकर उसे अच्छे से छूकर महसूस करने लगा। सब अच्छे से देखने के बाद वो बोला, अच्छा फोन है, और इतना कहकर उसे वापस कर दिया। रूही के तो जान में जान आ गई, मगर फिर उसका दिमाग चिराग की बात पर चला गया कि अच्छा फोन है, इसे कैसे पता चला कि ये फोन अच्छा है? ये हर बार कुछ ना कुछ वैसी ही बात क्यों करता है जिससे मुझे ये लगता है कि ये देख सकता है। लेकिन इतना बोलते ही चिराग ने अपने हाथ का ब्लाइंड स्टिक अनफोल्ड किया और पीछे मुड़कर नीलोफर को बोला, सुबह ऑफिस से कोई फाइल देकर जाएगा, वो उससे लेकर मेरी स्टडी में रख देना। ओके बाबा। चिराग ने जिस तरफ देखकर बोला था, नीलोफर वहाँ नहीं बल्कि उसकी दूसरी साइड पर खड़ी थी। ये देखकर रूही ने दोबारा सोचा, लगता है मैं इस पर शक कर करके सच में पागल हो जाऊंगी, इसे वाकई में नहीं दिखता। मेरे साथ जो परेशानियां थी तब मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, मगर इसके पास सब है और इसकी सब सुनते भी हैं। सुनते क्या है, बल्कि ये तो सब पे अपना हुक्म चलाता है। ये एक्टिंग क्यों करेगा? मैं ज्यादा सोच रही हूँ। तभी चिराग ने कहा, रूही जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ, देर हो रही है। रूही तुरंत ही वहाँ से निकल गई, इस डर से कि चिराग का दिमाग फिर गया तो वो उससे वापस फोन ना मांग ले और फिर शायद दे भी ना। जितनी हड़बड़ी में रूही वहाँ से निकली, ये देखकर चिराग मुस्कुराने लगा। वो रूही की सारी नौटंकियां समझता था, सारी। रूही ने कमरे में जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फोन लेकर बिस्तर पर बैठ गई। जानवी ने फोन में पहले ही कुछ एप्स इंस्टॉल कर दिए थे जो उनके काम के थे। रूही ने तुरंत अपनी आईडी लॉगिन कर ली। वहाँ पहले ही जानवी का मैसेज पड़ा था, अकेली रहो तो मैसेज करना। रूही ने रिप्लाई देते हुए लिखा, हाँ बताओ क्या हुआ? बताओ क्या? तुमने देखा नहीं चिराग बेकार का मुझ पर कितना एटीट्यूड दिखा रहा था, स्टूपिड। और मेरी छोड़ो, तुम रहती कैसे हो उसके साथ यार? कैदी लगती हो उसके सामने, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती तुम्हारी। मेरी मानो दूसरी शादी कर लो, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रूही ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत तमाशे हैं, अब ये एक और तमाशा मुझे नहीं पालना। ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ। जय कहीं बेटर है चिराग से। तुम आओगी ना पार्टी में, देखना तुम्हें मिलवाऊंगी एंड देन वी विल टॉक। रूही ने हंसने वाली इमोजी भेजकर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बात तो बस अभी शुरू हुई है, क्योंकि उन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही थी वो सब चिराग ऊपर लगे एक कैमरे के जरिए अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। स्क्रीन पर देखते हुए चिराग एकदम शॉक्ड हो गया था। हालांकि वो तो जानता ही था रूही ना समझ नहीं है, पर इस बार उसके चौंकने का कारण ये नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिख रही उसकी आईडी में लिखा वो नाम था, लीना सेट्टी। इसने अपना लीना सेट्टी नाम रखा हुआ है, मगर क्यों? हाँ, जब इतना बड़ा झूठ बोल ही रही है तो अपने नाम की आईडी बनाकर ऐसी बेवकूफी क्यों करेगी? उसने इस बात को यहीं छोड़ ही दिया था कि तभी उसके दिमाग में एक और बात खटकी, लीना सेट्टी, कहीं ये वही लीना सेट्टी तो नहीं है जिससे हमारी कंपनी की बातें चल रही हैं और ये बातें भी जानवी से कर रही है? हाँ, जिससे विनय कांटेक्ट में है। चिराग का दिमाग एकदम उड़ चुका था, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब उसने रूही की जांच पड़ताल की थी तब उसे पता चला था कि रूही के पास उतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है। वो अब इस तरह से सोचने लगा कि नहीं नहीं, ये भले पागल ना हो मगर इतनी भी स्मार्ट नहीं हो सकती कि छुप छुप कर अपना कोई बिजनेस चला ले। हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अगर ढूंढूंगा तो इस शहर में 1000 लीना सेट्टी मिल जाएंगी, ये वो लीना सेट्टी हो ही नहीं सकती। चिराग इन सब बातों में उलझा ही था कि तभी गार्ड ने उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड पकड़ा दिया। ये कार्ड जानवी ने ही भिजवाया था। चिराग कार्ड लेकर अपने कमरे में चला गया। दरवाजे पर आहट सुनकर रूही ने तुरंत आईडी लॉग आउट कर दी। चिराग ने कमरे में आकर रूही से पूछा, तुम्हारी फ्रेंड जानवी ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है, चलोगी तुम? रूही ने कार्ड उससे छीन कर देखा और पूछा, वहाँ खाना भी मिलेगा? चिराग ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, वहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा, बल्कि तो जो भी शैतानी करेगा ना उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। रूही ने बचकाने अंदाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो डॉल्स के साथ निन्नी करूंगी। ठीक है, फिर मत जाओ, मैं अकेला ही वहाँ चला जाऊंगा। ये बोलकर चिराग रूही के एक्सप्रेशन का वेट कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि रूही का उस पार्टी में जाने का कितना मन था। चिराग जहाँ रूही के आगे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, वहीं रूही चिराग के इंतजार में बैठी थी। वैसे तो जहाँ इसका मन होता है वहाँ मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है, ना कहती हूँ तो डेजी के साथ सुलाने की धमकी देता है, और आज जब मेरा मन है जाने का तो मुझसे दोबारा पूछा तक नहीं। चिराग भी तो ढीठ ही था, उसने भी सच में दोबारा नहीं पूछा और कार्ड वापस लेकर सीधा वहाँ से मुस्कुराता हुआ निकलता बना और रूही उसे देखती ही रह गई। लेकिन फिर चिराग के जाते ही रूही ने तुरंत जानवी को मैसेज भेजा,
मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी, क्योंकि शायद चिराग मुझे अपने साथ वहां नहीं लाना चाहता। जानवी ने रिप्लाई किया, वो नहीं लाएगा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, डोंट वरी। चिराग अपने फोन पर उनकी ये कॉन्वर्सेशन देखकर हंस रहा था। उसे भी अब इस खेल में मजा आने लगा था। फाइनली वो रात आ गई जब चिराग अपनी बढ़िया सी टक्सीडो पहनकर कॉकटेल में जाने के लिए रेडी हो रहा था और रूही वहीं बिस्तर पर बैठी बैठी उसे देख देख कर अपना खून जला रही थी। चिराग ने रूही को और खिसियाने के मकसद से कहा, सुनो, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम से अकेली रहना, ओके? नीलोफर जो भी खाने को दे उसे चुपचाप खा लेना, अच्छा ना लगे फिर भी कोई ड्रामा मत करना, समझी? रूही ने हाँ में सर हिला तो दिया, मगर अंदर ही अंदर उसे आज चिराग पर गुस्सा आ रहा था। वाह, खुद तो पार्टी में जाकर टेस्टी चीजें खाएगा और मैं यहाँ बैठकर कुछ भी खा लूं। शक्ल से इतना हैंडसम है, अंदर से उतना ही बुरा है। इतने में नीचे से आवाज आई, रूही भाभी कहाँ है? जानवी की आवाज सुनकर तो जैसे रूही की जान में जान आ गई थी। वो समझ गई थी जानवी उसे अपने साथ ले जाने आ चुकी है। रूही उसके साथ जाने के लिए तो जैसे मर रही थी। बात ये नहीं थी कि रूही को पार्टीज बहुत पसंद थी, बात तो ये थी रूही ने आज से पहले कभी कोई पार्टी देखी ही नहीं थी। रूमा और माथुर साहब के साथ अगर कोई पार्टीज में जाती थी तो वो थी तमन्ना। रूही तो बस घर पर बैठकर उनके आने का इंतजार करती थी। उसे देखना था कि पार्टीज होती कैसी हैं। चिराग अब सूट वूट पहनकर बिल्कुल तैयार था। वो वाकई इतना हैंडसम लग रहा था कि देखते ही लड़कियों की उफ निकल जाए। वो जाने के लिए कमरे से निकल ही रहा था कि जानवी आधम की। उसने चौंक कर कहा, व्हाट द फिश? भाभी, आप अभी तक इन कपड़ों में क्या कर रही हो? तैयार क्यों नहीं हुई? उसने तुरंत ही चिराग की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है चिराग? बीवी से पहले तुम ही तैयार होकर बैठे हो। एक सेकंड, प्लीज ये मत बोलना कि तुम भाभी को अपने साथ नहीं लाने वाले थे। इससे पहले कि चिराग उसे कोई और जवाब देता, नीलोफर ने पीछे से हाँफते हुए कहा, मिल गया। जानवी ने तुरंत पलट के देखा तो नीलोफर हाथ में बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स लेकर खड़ी थी। जानवी ने पूछा, क्या मिल गया? और ये इयररिंग्स लेकर क्या कर रही हो? नीलोफर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो ढूंढ रही थी। गॉड ग्रेस, मिल भी गया। चिराग बाबा पार्टी में जाने के लिए जो रूही मैडम के लिए नया ड्रेस लाया है ना, वो सेम टू सेम परफेक्ट इसके साथ जाएगा। चलो चलो, आज मैं तुमको रेडी करेगी। नीलोफर की बात सुनकर रूही और जानवी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों कहाँ तो चिराग को कोसने में लगे थे, लेकिन चिराग ने तो सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। रूही को ये बात अंदर तक छू गई थी। जब लेकर जाना ही था तो मुझे इतना सताने की क्या जरूरत थी? बेकार में मैंने पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोच लिया इसके बारे में, लेकिन काम ही ऐसे करता है ये। मैं तो सोचूंगी ही ना, अगर ये मेरे संग ऐसी हरकतें ना करे ना तो इतना बुरा भी नहीं है ये। रूही ये सब सोचते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ी और चिराग को देखते हुए नीलोफर के साथ तैयार होने चली गई। जानवी भी उसके ही पीछे पीछे चल पड़ी। दूसरे कमरे में जाते ही जब रूही और जानवी ने रूही के लिए चिराग का लाया हुआ ड्रेस देखा तो दोनों की धड़कन मानो एक सेकंड के लिए थम सी गई। रूही की उस टर्कोइज कलर की ड्रेस में ऊपरी हिस्से पर मिरर वर्क था और नीचे थी एक लंबी सी सिलाई। ड्रेस देखकर ही ऐसा लग रहा था कि इस पर नोटों के कई बंडल खर्च किए गए हैं। जानवी ने मन में सोचा, चिराग को मैं जितना बुरा समझ रही थी उतना वो है नहीं। अगर वो रूही की केयर नहीं करता तो वो इतनी महंगी ड्रेस लाकर क्यों देता? रूही इस ड्रेस में एकदम चांद का ही टुकड़ा लग रही थी। उस पर से नीलोफर ने उसे गले में एक बड़ा सा खूबसूरत पन्ने का लॉकेट भी डाल दिया। अब तो जैसे उसकी खूबसूरती में क्या ही कहने थे। तैयार होने के बाद जानवी ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लाकर सीधा चिराग के सामने खड़ा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि चिराग आंखों पर चश्मा पहने रहता था, वरना जिस तरह से वो रूही को उस चश्मे के पीछे से निहार रहा था, किसी को एक पल की देरी नहीं लगती उसकी सच्चाई जानने में। तभी जानवी ने कहा, चिराग तुम्हें मैं कैसे बताऊं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि भाभी कितनी सुंदर लग रही है। यू जस्ट डोंट नो। अच्छा ऐसा है? और क्या, आज पहली बार मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि काश तुम्हारी आंखें ठीक होती तो तुम देख पाते कि। जानवी बोलते बोलते ही रुक गई, क्योंकि उसे फिर तुरंत ही एहसास हो गया था कि उसने जल्दी जल्दी में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वो डर के मारे सोचने लगी, अरे यार अब कहीं ये वापस ना भड़क जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिराग ने बहुत ही अच्छे लहजे में कहा, अगर तुम लोगों की तैयारी खत्म हो गई हो तो अब चले। सब पार्टी के लिए निकल गए। जानवी का घर अहूजास के घर से ज्यादा दूर नहीं था। करीब 20 मिनट बाद सब जानवी के घर पहुंच चुके थे। चिराग गाड़ी के बाहर आया और फिर उसने अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही ने उसका हाथ थामा और ड्रेस को बचाती हुई वो भी गाड़ी से बाहर आ गई। उस पार्टी में बाकियों के अलावा नमन भी था और उसने रूही और चिराग को गाड़ी से उतरते देख लिया था। अब वो क्योंकि अपने आदत से बिल्कुल ही लाचार था तो वो उनको देखते ही भेड़िए की तरह मन ही मन उनकी बोटी नोचने की सोचने लग गया। अच्छा तो ये लोग भी आए हैं, बढ़िया है बढ़िया है। वैसे भी बोर हो रहा था, अब कुछ तमाशा देखने को तो मिलेगा, और अगर देखने को नहीं मिला तो तमाशा बनाने से कौन हिचकिचाता है। नमन घूरती हुई आंखों से उन्हें देखने लगा जैसे उनके साथ कुछ बुरा करने वाला हो।
उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, पिछली बार मेरी बेइज्जती की थी ना तुम दोनों ने, लेकिन वो मेरा घर था, वहां सिर्फ दादू थे। आज मैं उस बेइज्जती का बदला लूंगा और बहुत तरीके से लूंगा, वो भी सबके सामने। वेलकम टू द पार्टी। आखिर नमन अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगा? क्या चिराग इस बार बचा पाएगा नमन को रूही के साथ कुछ भी करने से? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क सिर्फ पॉकेट एफएम पर।